नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। हम इस समय भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने समानता के अधिकार को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगला जो अधिकार आता है वो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 से 22 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 21 में एक आर्टिकल और 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। कहीं ना कहीं 5 प्रकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में की गई है। इस भाग में है मौलिक अधिकार, भाग नंबर 3 में स्वतंत्रता कहाँ है, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में सेकंड टॉपिक, यहाँ 19 से 20, वहीं जो हमने 14 से लेकर 18 तक क्या देखा, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 पढ़ाया जाए उससे पहले हमें जानना है आवश्यक है स्वतंत्रता क्या है, या स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। ठीक है ना, ये कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप से करिए। सबसे पहले जानेंगे स्वतंत्रता क्या है। क्या प्रतिबंधों का अभाव कर देना ही स्वतंत्रता है? मतलब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, आप सब कुछ करने के लिए आजाद रहे, क्या ये स्वतंत्रता मानी जाएगी? बिल्कुल। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, लेकिन ये इसका एक पहलू है। जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, सिर्फ शब्दों पे नहीं उसके भावनाओं को भी समझते हैं। स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्रता वहां तक सही है जहां तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करते हो। ठीक है, स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए? पूर्ण प्रतिबंधों का अभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां तक हस्तक्षेप करना चाहिए जहां तक जो स्वतंत्रता सही है। इसी संबंध में एक हानि का सिद्धांत जो है दिया गया है। ठीक है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा हानि का सिद्धांत दिया गया है। हानि का सिद्धांत कहता है वही कि हम दूसरों को जब तक हानि नहीं पहुंचाते तब तक हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कैसे? वैचारिक रूप से कोई भी कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ बोलने की आजादी हो, हमें कार्य करने की आजादी हो। ठीक है ना, हमें पूरे देश में कहीं भी विचरण करने की आजादी हो, हमें सम्मेलन करने की आजादी हो, सभा करने की आजादी हो। जैसे हमें कई सारी आजादी या जिसको हम लिबर्टी, स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता क्या? आजादी। एक तरीके से आजादी या स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो असीमित तो होनी नहीं चाहिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर असीमित दे दी जाए स्वतंत्रता, तो आप किसी के घर में, आपका पैसा नहीं, आप स्वतंत्र हैं, किसी घर में डाका डाल दीजिए, ये भी तो आपकी स्वतंत्रता है ना। आप किसी के घर में डाका डाल दीजिए, फिर जिसके घर में आप डाका डाल रहे हैं के पास भी स्वतंत्रता है कि आपको गोली मार दे। अगर आप किसी घर में डाका डाल रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, तो वो भी स्वतंत्र है, आपको गोली मार दे, तो ऐसे अराजक व्यवस्था हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये पुराने समय में आदिम समाज एक तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, आधुनिक समाज नहीं दिखेगा अगर स्वतंत्रता पूर्ण तरीके से दे दी जाएगी। ठीक है ना, तो स्वतंत्रता पे कुछ बंधन लगाए जाने चाहिए। वो बंधन क्या होने चाहिए? तो हमारे जो 19 से 22 तक के आर्टिकल हैं, इसमें पहले हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, पहले स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। ठीक ना, 21 कहता है जीवन का अधिकार। किसी को सरकार ने जबरन गिरफ्तार कर लिया तो उसको गिरफ्तारी से कैसे बचाया जाए, उसका अधिकार आपके पास होना चाहिए। आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, कारण नहीं बताया गया, गिरफ्तार हो गए आप। अब बताइए आप छूटेंगे कैसे? क्या आपको कोई भी कभी भी गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है? नहीं। और बाई चांस अगर आप गिरफ्तार होते तो आपके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि आप कोर्ट के सामने अपनी राय रख पाए। ऐसा नहीं कि आपको गिरफ्तार किया गया, आपको बोलने का कोई हक नहीं है, गिरफ्तार किया गया और जो है सजा दे दी गई। ठीक है, ये भी स्थिति हो सकती है। तो आर्टिकल 20 में उसे गिरफ्तारी से निरोध की बात की जा रही है। जीवन का अधिकार, आपको जीने का अधिकार होना चाहिए, और किसी भी स्थिति में जीने का अधिकार सरकार को नहीं छीनना चाहिए, बशर्ते आपने कोई ऐसा जघन्य अपराध किया जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है, फांसी का प्रावधान है, तो ये जीवन के अधिकार से वंचित इस माध्यम से किया जा सकता है। फांसी ऐसे कोई जघन्य अपराध कर दिया, आप कहें कि हमें जीवन का अधिकार है, तो आपको फांसी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने कोई ऐसा अपराध किया है जहाँ पे मतलब मानवीय रूप से बहुत ही जघन्य अपराध है, या मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, ऐसे अपराधों के लिए आपको फांसी तक जीवन के अधिकार से वंचित भी किया जाना चाहिए समय समय पर। साथ ही
कुछ ऐसे नियम कानून होंगे जिससे आपको संरक्षण की आवश्यकता होगी। सरकार मनमाने नियम कानून बना दे, आप संरक्षित ना हो, तो मनमाने नियम कानून और संरक्षण के भी प्रावधान किया जाएगा। साथ ही आपके पास सिर्फ जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए क्या? सवाल और है कि बस आपके पास जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, या आपको हवा पानी मिल रहा है, मतलब आपको कोई दूसरा जान से मार नहीं सकता है, इस बात से आप सुरक्षित रहें। ये हुआ जीवन जीने का अधिकार कि आपको कोई मार नहीं सकता, परंतु ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए कि आप खुद सुसाइड कर लें, या फिर पॉल्यूटेड सिटी में आप रहने लगे, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, या फिर आपकी निजता का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो गए हैं, तो जीवन का अधिकार सिर्फ नहीं होना चाहिए, गरिमा में जीवन का अधिकार होना चाहिए, आपकी डिग्निटी भी उसके तहत होनी चाहिए, ऐसा जीवन हो। तो इसीलिए जीवन के अधिकार को समय समय पर फिर विस्तृत किया गया कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहना नहीं है, गरिमापूर्ण जीवित रहना है। बिना गरिमापूर्ण जीवन के जीवन कैसा रहेगा, आप इमेजिन करिए कि एक ऐसे सिटी में जहाँ सांस लेना सांस लेने की समस्या है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है। अब तो इंटरनेट भी एक अहम हिस्सा हो गया। अब जीवित है लेकिन आपको बोलने की आजादी ही नहीं है। ऐसा जीवन क्या मतलब? आपको कहीं जाने की आजादी नहीं है, आपको एक जगह पैक्ड रहना है। ठीक है ना? ऐसे कुछ समस्याएं हैं जिनसे निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल के माध्यम से इन समस्याओं से नागरिक कैसे बच सकता है, राज्य के शोषण से नागरिक कैसे बच सकता है, उसका प्रावधान किया हमारे आर्टिकल ने। चलिए समझते स्वतंत्रता क्या है। सबसे पहले समझना यही जरूरी है स्वतंत्रता क्या है। अगर स्वतंत्रता आपको समझ में आ जाएगी तो आप जो है समझ जाएंगे ये भी कि हमारे आर्टिकल में लिखा क्या गया है। आर्टिकल पढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि आर्टिकल में ऐसे प्रावधान क्यों किए गए हैं। एक अगर आप स्वतंत्रता पूरी तरीके से समझ लेंगे, हर एंगल इसका समझ लेंगे, तो आप खुद ही गेस कर लेंगे कि हमें अगर खुद संविधान बनाना तो हम उसमें किस तरह की बातों का प्रावधान करेंगे, कैसे बातें लिखेंगे, क्या नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए स्वतंत्रता क्या है, बंधनों का अभाव सबसे पहला। फिर वहीं आगे लिखा जा रहा है स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता क्या है, सरल शब्दों में कहें तो बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। लेकिन बंधनों से मुक्त ही कर दिया जाए, अगर पॉलिटिक हम देखें शाब्दिक रूप से तो यही स्वतंत्रता पूरी तरीके से, पॉलिटी में अगर देखा जाए तो सिर्फ बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना भी आवश्यक है। इसे दो रूपों में देखा जा सकता है। कैसे? एक सकारात्मक स्वतंत्रता, एक नकारात्मक। मान लीजिए आपसे जो है राज्य कहता है हम तुम्हें पढ़ने की आजादी देते हैं, हम तुम्हें पढ़ने की आजादी देते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए कुछ करेंगे नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारे प्रति, ना पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए स्कूल बनाएंगे, तुमको जैसे मन करे वैसे पढ़ो, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम रोकेंगे भी नहीं, और पढ़ने के लिए कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कराएंगे। मतलब पूरी तरीके से जो है तटस्थ हो जाए गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो हो जाएगी नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक? कि हम ऐसा परिवेश बनाएंगे जहां हम तुमको पूरी तरीके से तुम्हारे पढ़ने के अधिकार को सुरक्षित रखेंगे, परंतु हम कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएंगे जिससे तुम्हारे पढ़ने में हेल्प हो। ठीक है, ये हो गई नकारात्मक स्वतंत्रता। वहीं सरकार कहती है हम तुम्हें पढ़ने की आजादी भी देते हैं, साथ में हम स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, अगर आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर है छात्रवृत्ति जैसी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आपको जो है मुफ्त में जो है ड्रेस उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे सार्वजनिक शिक्षा अभियान, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, साथ में जो है उनके लिए कपड़ा, मिड डे मील तक की व्यवस्था की गई है कि दोपहर का भोजन, मध्याह्न का भोजन। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ है नकारात्मक स्वतंत्रता। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे एक एक करके तो आपको और क्लियरिटी इसमें होगी।
ठीक है ना। सिर्फ समझ लेना, देखिए हम समझ लेते हैं, लेकिन जब उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में जब तक नहीं पढ़े होते हैं, तब तक समस्या क्या होती है, एग्जाम में टेक्निकल लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, आपके व्यवहारिक लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप वहां गलत करने के चांसेस आपके बन जाते हैं। ठीक? तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति ही नकारात्मक स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं, बाहरी परिवेश से आपको सुरक्षित रखा जाएगा, व्यक्ति पर राज्य, समाज या किसी अन्य सत्ता द्वारा अनावश्यक रोक टोक नहीं होगी, जबरन आप पे रोक टोक आरोपित नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बिना डर के बोलने का अधिकार। अब बताइए कि आपको नकारात्मक स्वतंत्रता उपलब्ध करवा दी गई, बिना डर के आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं, इस पे तो सीमा लगानी पड़ेगी। बिना डर के बोलने की आपको आजादी है, लेकिन आप किसी को गाली दे रहे हैं, ये आजादी तो आपको नहीं है, उस पे भी युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जाएगा। न्यायोचित हस्तक्षेप, न्यायोचित प्रतिबंध सरकार या राज्य द्वारा, सरकार या राज्य, हम यहाँ पर जो है बार बार अगर राज्य की जगह सरकार शब्द का प्रयोग करें तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे, ठीक है। सरकार का तात्पर्य राज्य ही रहेगा, और राज्य क्या है, राज्य को हमने आर्टिकल 12 के माध्यम से परिभाषित किया हुआ है कि राज्य क्या है। दूसरा है बिना कारण गिरफ्तार न किए जाने की सुरक्षा, बिल्कुल, कि हमें बिना किसी कारण बस ही गिरफ्तार ना कर लिया जाए, आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जाता है, वो भी आशंका भी एक कारण है कि आपसे खतरा उत्पन्न हो सकता है। संक्षेप में अगर समझा जाए, मुझे रोका ना जाए, यह नकारात्मक स्वतंत्रता है, कि मुझे किसी भी प्रकार से रोका ना जाए, कोई भी कार्य करने के लिए हमको राज्य या सरकार रोके ना। वही सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है हमें इस योग्य बनाया जाए, हमें ऐसे अधिकार प्रोवाइड करवा दिए जाए कि हम स्वतंत्र रहें, मुझे सक्षम बनाया जाए, किस लिए, स्वतंत्र होने के लिए, ताकि हम सामाजिक, इसी के तहत आरक्षण जैसी व्यवस्था आती है कहीं ना कहीं आप देखें, तो समानता स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि स्वतंत्रता की मूल अवधारणा उदारवादियों की विचारधारा होती है, जितने उदारवादी विचारक होंगे वो सब स्वतंत्रता का उनका केंद्र बिंदु रहेगा स्वतंत्रता। साथ में स्वतंत्रता भी किसकी होनी चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की स्वतंत्रता नहीं। उदारवादी सोचते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, राज्य स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर राज्य स्वतंत्र हो गया तो आपके सारे अधिकारों को, सारे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है, वो स्वतंत्र है आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए। जैसे कि आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल लागू होते ही अभी हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब स्वतंत्रता क्या है, दूसरा आयाम, एक आयाम तो हो गया नकारात्मक स्वतंत्रता, एक नकारात्मक को एक तरीके से एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, मतलब एक समझने के लिए आप समझिए एब्सोल्यूट है कि आप पे कोई रोक टोक नहीं है, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। सकारात्मक में कुछ न्यायोचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है। बीच बीच में रुक क्यों जा रही वीडियो, यानी टाइमर भी रुक जा रहा है ना। हाँ टाइमर रुक गया था ना, इसलिए मैं कह रहा था, वो एक 13:22 पे रुका हुआ था। इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था और अवसरों का निर्माण जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या अर्थ है, ऐसी व्यवस्था या ऐसे अवसरों का निर्माण जिसमें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। ये कितनी कितनी ही बेहतरीन अवधारणा है कि आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण तरीके से विकास कर सके, आप इतने स्वतंत्र होने चाहिए। आप में अगर एक बिजनेसमैन बनने की सारी क्षमताएं हैं, तो सरकार का यह कर्तव्य होगा ऐसा परिवेश का निर्माण करे, ऐसे, या संविधान का ये उद्देश्य होगा आपको ऐसे अधिकार दे कि आप पूर्ण रूप से बिजनेसमैन अच्छे से अच्छा बन पाए। ऐसा नहीं कि आपके पास आजादी ही ना हो सरकार द्वारा कि आप बिजनेस कोई कर ही नहीं सकते। दूसरा पहलू, इसमें केवल हस्तक्षेप का अभाव नहीं बल्कि सहायक परिस्थितियां भी शामिल है। एक तो राज्य का हस्तक्षेप ना हो आपके कार्यों में, साथ ही साथ और क्या होना चाहिए कि सहायक परिस्थितियां, राज्य, एक हमने एग्जाम्पल दिया था
कि आपको पढ़ने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, आप पढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आपको पढ़ने के लिए जो है, मतलब आपके पढ़ने के अधिकार की सुरक्षा तो हम करते हैं, लेकिन आपके पढ़ने के अधिकार के लिए हम जो कुछ भी सहायता नहीं देंगे, ना कोई छात्रवृत्ति देंगे, ना ही स्कूल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। एक ये हुआ। एक तो है हम आपको स्वतंत्रता देंगे, साथ ही साथ में सहायता भी देंगे। स्वतंत्रता के साथ साथ बाधाओं का अभाव के साथ साथ सहायक परिस्थितियों का निर्माण भी करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर। हम शिक्षा ले लिए लेकिन हमको रोजगार के अवसर अगर मिल ही नहीं रहे तो उस शिक्षा का क्या मतलब रहेगा। हाँ, एक मतलब है कि आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए सही है, परंतु आप ये देखिए कि वर्तमान परिवेश में या जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय सिर्फ आपके व्यक्तित्व का विकास आपको एक समाज में कम दर्जा या स्वतंत्र पूर्ण तरीके से रख सकता है, नहीं। साथ में आपको कोई ना कोई रोजगार का अवसर होना चाहिए, कोई ना कोई इनकम का साधन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक असमानताओं, सामाजिक समानता और आर्थिक सुरक्षा। सकारात्मक स्वतंत्रता का एक पहलू और क्या है? सामाजिक समानता और आर्थिक सुरक्षा। संक्षेप में समझा जाए कि मुझे सक्षम बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ बाहरी बाधाओं का अभाव ना हो, बाहरी बाधाओं के अभाव के साथ साथ मुझे सक्षम भी बनाया जाए। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो हमें अपने संविधान में किस तरह की बातें लिखनी चाहिए? सिर्फ नकारात्मक स्वतंत्रता लिख देनी चाहिए, सिर्फ सकारात्मक स्वतंत्रता लिख देनी चाहिए? नहीं, कुछ जगह पर हमें सकारात्मक यूज करना चाहिए, कुछ जगह पर नकारात्मक स्वतंत्रता यूज करनी चाहिए। उसका बैलेंस करके हमारी स्वतंत्रता के अधिकार में लिखा गया है। जब हम आप पढ़ेंगे खुद ही समझ में आएगा आपको क्या नकारात्मक यहाँ पर है, क्या सकारात्मक है। प्रमुख विचार और उनके विचारक। देखिए, विचारक और विचार पढ़ने से क्या होता है कि कोई एक पढ़ा लिखा बंदा अगर आपकी बात को, ठीक है, या फिर अगर आप बिजनेस ही करना चाह रहे हैं तो आपका कोई जो है बड़ा बिजनेसमैन आपको कहता है आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, एप्रिसिएशन से आपको जो है एक मोरल पावर आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वही है कि जब विचारक के विचार हम पढ़ते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो है संविधान निर्माताओं को समझ में आता है स्वतंत्रता का आदर्श क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से इस पे रिसर्च किए हुए हैं। तो देखा है, जॉन स्टुअर्ट मिल की एक पुस्तक थी ऑन लिबर्टी, या पुस्तक ने उनका निबंध एक था ऑन लिबर्टी। उसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने शरीर और मन पर संप्रभु है, मतलब अपने शरीर पर, अपने मन पे, मतलब अपने वैचारिक रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। उन्होंने हानि सिद्धांत दिया जिसके अनुसार राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वह दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो। तो अगर कभी भी आपसे जो है स्वतंत्रता पर क्वेश्चन अगर आ गया कि स्वतंत्रता पर आपके कब जो है प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो आप वहां पे कोट कर सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत का विचार है, उसके माध्यम से जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत जो कहता है उसके तहत जो प्रावधान है उसके माध्यम से हम किसी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हानि सिद्धांत क्या है कि हम तब तक स्वतंत्र हैं जब तक हम दूसरों को हानि ना पहुंचाते हो, ठीक है। जीन जैक रूसो, ठीक है, उन्होंने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उन्होंने सामान्य इच्छा के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की कि जनरल लोग जनरल विल के माध्यम से स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाई जाए। थॉमस हॉब्स एक विचारक रहे हैं। पॉलिटी में हम इन सभी विचारकों को डिटेल में पढ़ते हैं। इनका एक विकास का क्रम है कि एक अवधारणा आती है, फिर दूसरी अवधारणा, तीसरी अवधारणा, जो भी अवधारणा आती है उस पर टिप्पणी करते हैं और अपनी नई अवधारणा देते हैं। अगर कोई अवधारणा उनको पसंद आ रही तो उस अवधारणा का समर्थन भी करते हैं। कुछ अवधारणाएं पुरानी नहीं पसंद आ रही उस पर आलोचना की जाती है। तो जब हम इंडियन पॉलिटी का ऑप्शनल में जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको इन सब विचारकों को पढ़ाया जाता है। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं? उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है विरोध की अनुपस्थिति। ये कहीं ना कहीं किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कहा? ये तो अपने जो है राष्ट्रपिता भी है। गांधी जी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ स्वराज था, मतलब हमारे ऊपर खुद का शासन होना चाहिए, हमारे देश पर और व्यक्ति पर खुद का शासन होना चाहिए। तो इन्होंने स्वराज की विचारधारा को स्वतंत्रता माना।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वराज को ही स्वतंत्रता मान लेना ही सब कुछ है, स्वतंत्रता पूर्ण तरीके से परिभाषित हो गई, परंतु महात्मा गांधी के विचारों में स्वतंत्रता क्या है? स्वराज की उपस्थिति स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि स्वयं पर शासन और आत्म संयम। ठीक है, ये कुछ प्रमुख विचारक थे जिनके विचार हमने आपको बता दिए। ठीक, चलिए अब अगला है, हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है? समझ में तो आ गया होगा स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों, स्वतंत्रता क्या है ये समझने से ही स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है ये तो समझ में आ जाएगा। फिर भी देखते हैं, स्वतंत्रता केवल एक कानूनी अधिकार नहीं बल्कि वह या यह मानव समाज की बुनियादी जरूरत है। जैसे व्यक्तित्व का विकास, बिना आजादी के मनुष्य अपनी प्रतिभा का पूर्ण तरीके से विकास नहीं कर सकता है। अगर आप पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होंगे, जैसे हमने व्यवसाय का एग्जाम्पल दिया आपको। लोकतंत्र की सुरक्षा, अगर प्रेस को स्वतंत्रता नहीं रहेगी, प्रेस को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ जो है चौथा स्तंभ क्या है? प्रेस या जनता एक जो है इसका प्रमुख अंग है लोकतंत्र। तो आप बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता को अगर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए तो क्या लोकतंत्र जीवित रहेगा? प्रेस के माध्यम से ही लोग अपनी आवाजें उठा पाते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों का आप मत देखिए। वर्तमान परिस्थितियों में तो प्रेस क्या कर रहा है वो अलग बात है, हम पढ़ेंगे जब जो है प्रेस की स्वतंत्रता, जब प्रेस पे आएंगे तो वहां देखेंगे आर्टिकल 19 और प्रेस का कंपेरिजन करेंगे, वहां पर देखेंगे प्रेस के बारे में। ठीक है, कुछ सवाल जो आपके उठ रहे होंगे, आप परेशान मत होइए, वो सवाल समय समय पर या तो हमारे आर्टिकल के माध्यम से सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं, सारी स्वतंत्रता को सुरक्षित कर दिया गया है, या फिर अगर मान लीजिए हमारे आर्टिकल में कुछ बातें नहीं लिखी गई, समय समय पर संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णयों द्वारा स्वतंत्रता के अवधारणा का विस्तार किया है। ठीक है, मानवीय गरिमा, गुलामी या अधीनता मनुष्य के आत्म सम्मान को नष्ट कर देती है, स्वतंत्रता व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का हक देती है। ठीक है, सामाजिक प्रगति, हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है? तो मानवीय गरिमा के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, समाज प्रगति कर सके। साथ ही क्या स्वतंत्रता असीमित होनी चाहिए? अब ये मूल सवाल है कि स्वतंत्रता तो दे दी जाए लेकिन क्या स्वतंत्रता असीमित होनी चाहिए? तो फिर यहाँ पर हम कोट कर देंगे हानि सिद्धांत JS मिल का, नहीं स्वतंत्रता जो है असीमित नहीं होनी चाहिए। नहीं भारतीय यहाँ पे देखिए, नहीं स्टार्टिंग में दे दिया गया, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध। देखिए हमेशा उचित प्रतिबंध, जब भी आप स्वतंत्रता प्रतिबंध की बात कहेंगे तो वहां पर न्यायोचित प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उचित प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब आपको चोरी करना है तो आप चोरी कर लीजिए। ठीक है ना, ये तो स्वतंत्रता पूरी बाधाओं का अभाव हुआ। प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप चोरी नहीं कर सकते, परंतु आप जैसे ही चोरी करेंगे तो आपको फांसी दे दी जाएगी। एक चोरी करने के लिए किसी ने एक छोटा सा किसी कहीं से पेन भी चुरा लिया तो क्या उसको फांसी की सजा देनी चाहिए? ये प्रतिबंध तो है, स्वतंत्रता मतलब एक तरीके से प्रतिबंध ही है, परंतु उचित होना चाहिए। तो उचित कैसे होगा? प्रतिबंधों को सुरक्षित या स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा? तो ये उचित प्रतिबंध न्यायपालिका, उचित प्रतिबंध न्यायपालिका लगाएगी। कैसे लगाएगी? ये कानूनों द्वारा लगाएगी। और कानून भी कैसे होंगे? कि मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख के बनाए गए होंगे। ठीक है ना, और कानून क्या है? मान लीजिए पहले IPC था, अब BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता, अब इसको कर दिया गया इंडियन पिनल कोड को। इसके माध्यम से आपको, इस कानून के तहत आपको दंड दिया जाएगा। देखिए हमने पिछली क्लास में बताया था BNS और BNSS में अंतर क्या है। नई परिभाषा से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना, तो BNSS का पूर्व नाम CRPC था। ठीक है ना, और BNS का पूर्ण नाम, मतलब पहले का नाम IPC था। IPC 1860 में आई हुई थी। ठीक है ना, आजादी से पहले का इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको कहते थे।
तो आपको आप जो भी कृत्य कर रहे हैं या फिर दंड क्या क्या है ना? कौन कौन से कृत्य दंड के तौर पर आते हैं उसको बीएनएस में या आईपीसी में बताया गया था। फिर आपको जो दंड दिया गया है, जो दंड आप पे धाराएं जो लगी हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। चोरी करना एक अपराध है, ये आईपीसी में दिया गया, उसके लिए धारा बना दी गई। लेकिन आपको चोरी करने पर दंड कैसे दिया जाएगा, वो सीआरपीसी या फिर वर्तमान में बीएनएसएस कह दिया गया उसको। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। न्याय प्रक्रिया संहिता, नाम में यह स्पष्ट था पहले कि न्याय प्रक्रिया संहिता। अब क्या हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए। चलिए एक और हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए ये जो नाम है ये चेंज क्यों किया गया होगा, ये अवधारणा आईपीसी से भारतीय दंड संहिता, ठीक है ना, का नाम भारतीय न्याय संहिता क्यों कहा गया। तो एक सवाल आपसे है कि न्यायपालिका का मूल उद्देश्य क्या है, न्यायपालिका का गठन क्यों किया गया था। न्यायपालिका का गठन दंड देने के लिए किया गया था या फिर न्याय देने के लिए किया गया था। तो इसका सीधा जवाब है, नाम से स्पष्ट, न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था। तो न्यायपालिका का गठन न्याय करने के लिए किया गया है, दंड देने के लिए नहीं। इसीलिए इसी लॉजिक से दंड संहिता का नाम न्याय संहिता कर दिया गया। इसके प्रावधान, कुछ प्रावधानों की धाराएं चेंज कर दी गई हैं, ठीक है। जब आप लॉ में पढ़ेंगे, आप बीएनएस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे। आप पॉलिटिक स्टूडेंट, आपको इतना जो है लॉ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दंड संहिता को न्याय संहिता क्यों किया गया, ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम कहाँ आ गए, क्या स्वतंत्रता असीमित होनी चाहिए, नहीं, उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए कानूनों के माध्यम से, लोक कल्याणकारी कानूनों के माध्यम से या कह सकते हैं, ठीक है। यदि आपकी स्वतंत्रता से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था, देखिए सार्वजनिक व्यवस्था एक व्यापक टॉपिक हो जाएगा, को खतरा होता है तो राज्य आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। जैसा कि कहा जाता है, आपकी लाठी घुमाने की स्वतंत्रता वहां खत्म होती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। ये एक कहावत है, ठीक है। आप लाठी वहां तो घुमा सकते हैं, या फिर एक तरीके से समझ, पैर उतना फैलाइए इतनी चादर हो, दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए अभी तक हमने क्या समझा, प्रस्तावना क्या है, सॉरी, प्रस्तावना, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है हमें। अब हमें देखना है कि हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित किया गया है, क्योंकि संविधान में लिखने से पहले स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना द्वारा सुरक्षित कर दी गई थी। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये 5 स्वतंत्रताएं हमारे प्रस्तावना में दे दी गई थी। और प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। तो ये पांचों विचारधाराएं क्या होंगी, स्वतंत्रता की आत्मा हो जाएंगी। तो आत्मा बिना शरीर किसी काम का नहीं। तो अगर ये 5 विचार, ये 5 तत्व अगर, या 5 आदर्श अगर प्रस्तावना में, हमारे आर्टिकल में प्रदर्शित नहीं होंगे तो स्वतंत्रता किसी भी प्रकार से उचित नहीं रहेगी। या बिना आत्मा के शरीर, तो मृत शरीर का क्या होता है, जला दिया जाता है। मृत शरीर को लोग जैसे ही मृत्यु हुई जल्दी जल्दी कहते हैं निकालो, जल्दी जल्दी इनको दफना दो, जला दो, जो भी अपना रिचुअल्स होता है अलग अलग धर्म का, वो जितनी जल्दी हो सके अतिशीघ्र उसको दूर करते हैं। तो जब तक उसमें आत्मा थी तब तक उस शरीर की इतनी वैल्यू थी, जैसे आत्मा निकली उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, जला दिया गया उसको या फिर दफना दिया गया। प्रस्तावना क्या दर्शाती, भारतीय दर्शन में स्वतंत्रता केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी है, ठीक है, ठीक? धर्म और उपासना, इसका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो इन पांचों विचारधाराओं को डिटेल में आपको पढ़ाया गया था। या फिर आप कोई भी स्वतंत्रता के जितने भी टॉपिक हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको विचार करने की स्वतंत्रता को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया जाए, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में एक विचार थे वाल्टेयर, और वाल्टेयर का कथन था, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, परंतु
मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार की रक्षा करूंगा। तुम्हें कहने की आजादी है, तुम कह सकते हो, कोई भी व्यक्ति कहने के लिए स्वतंत्र है, परंतु राज्य उसके कहने की जो बात वो कह रहा है उसको मान ही ले, ये जरूरी नहीं है। तो मैं तुम्हारे कहने के अधिकार का समर्थन नहीं करता, परंतु मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार की रक्षा करूंगा। ये वॉल्टेयर का कथन था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के। कभी भी आप इसको कोट कर सकते हैं, या फिर एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि ये कथन किसका था, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आप ये मत सोचिएगा ये कथन आया कहाँ से ये दे दिया गया। तो अगर हम प्रस्तावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो प्रमुख, मुख्य रूप से जितने भी पॉपुलर स्टेटमेंट है तो सबको जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो वॉल्टेयर का ये कथन आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, ठीक है, बैक करके वीडियो पॉज करके जैसे भी। हमारे संविधान में एक तो प्रस्तावना में दिया गया है, उसके बाद स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 19, 20, 21, 22 के रूप में दी गई है। वहां पर आर्टिकल 19, 21 और 22 को स्वतंत्रता की तीन मुख्य धाराएं, या ये तीनों को देखा जाए तो आपस में गुथे हुए हैं, एक तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए इनको स्वतंत्रता की त्रिधारा कहा जाता है। बाई चांस एग्जाम में ये भी आ जाता है कि स्वतंत्रता की त्रिधारा किन अनुच्छेदों कहा जाता है, तो आप 19, 21 और 22 को कह सकते हैं, ठीक है। संविधान ने स्वतंत्रता को तीन मुख्य दार्शनिक श्रेणियों में बांटा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तित्व की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और निरोध मतलब कि कोई भी निरंकुश कानून, निरंकुश शक्ति से आपकी सुरक्षा की जाए, ऐसी स्वतंत्रता, ठीक है। ये तीन स्वतंत्रताएं आपको दी गई। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का संतुलन हमारे संविधान में किया गया है। हमारे संविधान में कैसे किया गया है? भारतीय संविधान का दर्शन संतुलन पर आधारित है। तो सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, ये आप समझ में आ गया होगा। नकारात्मक क्या है? पूर्ण तरीके से प्रतिबंधों का अभाव। सकारात्मक प्रतिबंधों के अभाव के साथ साथ आपको सहायक सुविधाएं, मतलब सहायक व्यवस्थाएं भी करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल्स आपको समझाए थे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? राज्य को, जो हमारे संविधान में दर्ज, अभी तो हमने देखा कि नकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है, तो हमारे संविधान में नकारात्मक स्वतंत्रता कहाँ पे प्रदर्शित होती है, कहाँ पे देखने को मिलती है? तो राज्य को व्यक्ति के निजी जीवन में दखल देने से रोकना, जैसे निजता का अधिकार। तो ये एक नकारात्मक स्वतंत्रता है, पूर्ण तरीके से आपके निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। निजता का अधिकार, ये हमारे संविधान के मूल में नहीं था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है निर्देश दिया और ऐड किया गया। तो निजता का अधिकार एक है। सकारात्मक स्वतंत्रता, राज्य द्वारा ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे कमजोर वर्ग भी अपनी आजादी का आनंद ले सके, जैसे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के लिए लोगों को तरह तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, ठीक। या फिर कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक स्वतंत्रता का एक पहलू और आरक्षण भी तो हो सकता है। आरक्षण का भी तो मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक। चलिए अब अगला देखा जाए, स्वतंत्रता बनाम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में संबंध देख लिया जाए। पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी, पाश्चात्य मतलब यूरोपीय कंट्रियों को या पश्चिमी देशों को पाश्चात्य दर्शन के तहत रखा जाता है। पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलोसफी अक्सर पाश्चात्य, ठीक ना, पाश्चात्य मतलब पुराना होता है, एक पाश्चात्य और पाश्चात्य, यहाँ पे ते लिखा है देखिए, है ना, या यहाँ से हटा दिया जाए, पाश्चात्य कर दिया जाए सिर्फ, तो पुराना दर्शन, प्राचीन हो जाएगा। यहाँ पाश्चात्य दर्शन लिखा, वेस्टर्न फिलोसफी। अक्सर व्यक्ति को, ये देखिए जो नए नए होंगे उनको कंफ्यूजन होती है, जो पुराने होंगे, जो बच्चे पहले से क्लास किए होंगे कहीं ना कहीं, उनको इतनी समझने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ नए नए लोग आते हैं जो पहली बार पॉलिटी देख रहे हैं, उनको कहेंगे कि पाश्चात्य लिखा हुआ है। जैसे हम भी जब एकदम 2012 के आसपास तैयारी करना शुरू किए थे, तब हम कहे पाश्चात्य, अच्छा पुरानी विचारधारा कोई। तो ऐसे जो है इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आएगा, वेस्टर्न फिलोसफी पश्चिमी विचारधारा है, ठीक है। अक्सर व्यक्ति को समाज के ऊपर रखता है, लेकिन क्या स्वतंत्रता बनाम सामाजिक न्याय में तो पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है, व्यक्ति को ऊपर रखता है। या फिर इसको वेस्टर्न फिलोसफी में भी जो है उदारवादी जो विचारक है, समाजवादी विचारक नहीं आएंगे, क्योंकि समाजवादी विचारक स्वतंत्रता की बात ही नहीं करते, वो समानता पर मूल फोकस है। तो स्वतंत्रता उदारवाद से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। पाश्चात्य दर्शन में उदारवादी विचारक अक्सर व्यक्ति को समाज से ऊपर रखते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच का पुल है।
कि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, समाज के हितों की भी सुरक्षा होना आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट, निरपेक्ष भी कहते हैं, निरपेक्ष नहीं है, किसी ना किसी के सापेक्ष दी गई है कि आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक आप दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं। तो आपकी स्वतंत्रता पूर्ण है नहीं, उस पर कुछ ना कुछ युक्त युक्त निर्बंधन या फिर उचित प्रतिबंध, न्यायोचित प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, उचित प्रतिबंध, यदि आपकी स्वतंत्रता से समाज की शांति या सुरक्षा को खतरा है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। यह दर्शन वसुधैव कुटुंबकम और सामाजिक व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। मुख्य विचारकों का प्रभाव, जो अलग अलग विचारक रहे हैं, जो अलग अलग विचारधाराएं रही हैं, उनकी हमारी स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्वतंत्रता की जो विचारधारा हमारे संविधान में लिखी गई है उसमें उनका क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उदारवादी धारा का, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता उदारवाद का ही एक शिष्य, मतलब शिष्य भी के पुत्र है। स्वतंत्रता जैसी अवधारणा उदारवाद द्वारा ही जनित हुई। ठीक है, व्यक्ति की पसंद और भाषण की आजादी, जैसे थॉमस जेफरसन और जेएस मिल का प्रभाव। तो व्यक्ति की पसंद और भाषण की आजादी भी हमारे संविधान में दी गई है। स्वतंत्रता का अर्थ में गांधी जी कहते हैं स्वराज है, यानी आत्म संयम व स्वशासन। अम्बेडकरवादी दर्शन, अम्बेडकरवादी क्या कहते हैं, स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में समानता और बंधुत्व ना हो। ठीक है, तो समानता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, सॉरी, स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, समानता। हमारे संविधान में आप देखेंगे स्वतंत्रता से पहले समानता को दिया गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, कहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कैसे वो बनाया जाएगा, उसको बी आर अम्बेडकर ने तय किया है, उसी हिसाब से उन्होंने रखा है। उनके अनुसार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक त्रिमूर्ति के रूप में देखना चाहिए। तो अम्बेडकर के हिसाब से त्रिमूर्ति क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब हमारे भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की फिलॉसफी यह है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अधिकार है, बशर्ते वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। यह अधिकार और कर्तव्य एक सुंदर मेल है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य का मूल कर्तव्य हमको बाद में प्रोवाइड करवाया गया था, राइट टू फ्रीडम। अब हम आगे भारतीय संविधान में, अभी तक हमने सारी फिलॉसफी देखी, विचारधाराएं देखी, अभी आर्टिकल नहीं पढ़े, लेकिन अब अभी तक जितना भी आपको जो है रामकथा सुनाई गई है, इस कथा से आपको ज्ञान मिला होगा कि हमारे संविधान में क्या लिखना चाहिए। या आप खुद से ही वीडियो रोक के सोचिए पहले 10 मिनट कि कथा में सिर्फ स्वाहा हो गया कि उससे कुछ जो है हमें फल की प्राप्ति हुई। ठीक है, जो फल की प्राप्ति हुई कथा के माध्यम से वो बनी आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में उसको लिख दिया गया। ठीक है ना, कथा से जो प्रसाद निकला है वो बांटा गया है आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में अलग अलग तरीके से। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, 21 दो बार लिखा गया है, 21A, ये बाद में शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 19 देखते हैं, यह नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। 19 में आप देखेंगे तो सब क्लॉज भी हैं, 6 सब क्लॉज भी आते हैं, पहले 7 थे अब 6 हो गए। तो उसमें 19(1) जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। फिर 19(2) इस पे जो है, या 19(3), ये कहीं ना कहीं 19(1) में जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। तो पहले हमको बता दिया गया कि आप स्वतंत्र हैं, फिर बताया गया आप किस हद तक स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो वो 19(2), 19(3), 4, 5, 6 के माध्यम से आपके इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है। तो 19, सिर्फ आर्टिकल 19 यहाँ लिखा गया है, हालांकि ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19(1) में है। ठीक है ना, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी आर्टिकल 19(1) में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 यह नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। पहला क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या आपको बोलने का आजादी है, वाल्टेयर का कथन आप याद कर लीजिएगा। शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता आपको है। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो इनका महत्व समझने के लिए ना आप एक काम करिएगा, ये सब आप निष्कर्ष निकाले होंगे, आप भी 20-25 स्वतंत्रताएं ले लिए होंगे अपने हिसाब से कि आपको ये भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये भी स्वतंत्रता होनी चाहिए।
परंतु आप वहीं तक स्वतंत्रता लीजिए जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना कर पाइए। तो शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, अगर ये स्वतंत्रता ना होती तो या तो आप सभा कर ही नहीं पाते, ठीक ना, आप ना शांतिपूर्ण या बिना हथियार वो सभा कर ही नहीं पाते। और अगर यहाँ बिना हथियार के और शांतिपूर्ण शब्द ना लिखा होता, सिर्फ सभा करने की स्वतंत्रता लिखी होती, तो फिर क्या होता? तो आप सभा करने गड़ासा, भाला, तलवार, बंदूक, टैंक जो मिलता है वो लेके, मिसाइल विसाइल लेके सभा करने चले जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में अगर ये स्वतंत्रता ना होती, फिर आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए, और इमेजिन करिएगा, क्योंकि अगर कभी भी आंसर राइटिंग लिखने के आ गई कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता के अभाव में आप अपने जीवन को समझिए। देखिए, ये आंसर राइटिंग ऐसा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं यूपीएससी, परंतु ऐसे क्वेश्चन खुद से बनाइए, जब आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो कहीं आपको लिखने की हैबिट डेवलप होती है, आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है। कि हम लोग भी कहते थे मास्टर लोग कि आप लिखिए, तो हम लोग नहीं लिखते, क्या फालतू का, ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। फिर बाद में समझ में आता है क्यों लिखना चाहिए। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, परंतु इसमें भी जितनी स्वतंत्रताएं हैं सब पर ये एब्सोल्यूट निरपेक्ष नहीं है, इनको किसी न किसी माध्यम से सीमित किया जाएगा। आर्टिकल 19 में 6 सब क्लॉज हैं, उसमें से जो 5 सब क्लॉज हैं वो इन 6 स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए गए हैं। उनका काम ही है टांग अड़ाना, ठीक है। भारत के यो जो है इसके बाद जितने आएंगे वो घर की बुआ रहेंगी, घर काम में टांग अड़ाएंगे। तो अभी आप जो है घर की बेटी को देख रहे हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 19, भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपको है। वहीं पे अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कि आप कोई अपराध करते हैं, आप दोषी पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बोलने की आजादी होनी चाहिए। आप कोर्ट में गए, कोर्ट में बिना आपकी दलीलें सुने आपको सजा दे दी गई, तो ये सही नहीं है। तो अधिकार के संबंध में दोष सिद्ध, आपके ऊपर जो दोष लगा है उसको सिद्ध करिए, और उसको सिद्ध करने के लिए आपकी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। जीवन का अधिकार जिसको हम समझते हैं, तो लिखा क्या गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो जीवन के अधिकार को अब बदल कर गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ये सब हमारे संविधान में गरिमापूर्ण जीवन वो नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये बाद में न्यायपालिका ने अपने निर्णयों के माध्यम से जब अनुच्छेद 21 की व्याख्या की, तब हमें वहां से एक परिभाषा निकल के आई, गरिमापूर्ण जीवन, ठीक। अनुच्छेद 21(1) में क्या है जो हमारे मूल संविधान में नहीं था? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में, ठीक है ना, हर दशाओं में नहीं कि आप किसी का मर्डर करें तब भी आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना। ये हमारे संविधान में आर्टिकल के माध्यम से एक एक चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। अब हमें देखना आर्टिकल 19, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। संविधान में आर्टिकल 19 को डिटेल में अब देखा जाए, इससे संबंधित जितने भी निर्णय आए हैं, जितने वाद आए हैं, समय समय पर इन आर्टिकलों को परिभाषित किया जाता रहा है। देखिए, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, अगर बोलने की स्वतंत्रता ना होती तो हम पढ़ा नहीं पाते। असेंबली, सभा करने की स्वतंत्रता, तभी आप क्लासरूम में बैठ पाते हैं या फिर जो है धरना प्रदर्शन कर पाते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप समूह संघ बना सकते हैं, नहीं तो आप चुनाव उनाव कैसे लड़ते हैं। मूव एंड रिसाइड एनीवेयर, कहीं पे आपको विचरण, स्वतंत्र रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता आपको है, परंतु सब पे जो है कुछ ना कुछ जो है प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 19(1), तो अनुच्छेद 19 को हमने क्या कहा? ये घर की बेटी है, और इसके बाद अनुच्छेद 19 2 3 4 5 जो आएंगे वो बुआ रहेंगे घर की, ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 6 की बात अभी हमने कर ली, फिर से देख लीजिए मन करे आपका। अनुच्छेद 19(1)(a), अभी तक हमने डायरेक्ट बात की थी, परंतु 19(1)(a), 1(b), 1(c), D, E, G, F भी पहले था, पहले GF भी थी, अब GF से ब्रेकअप हो गया और F समाप्त हो गया, बस G बचा है, ठीक है ना। तो ABCDEFG, तो F को समाप्त किया गया संपत्ति के अधिकार को। ये कैसे समाप्त किया गया था?
कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना। 44वां द्वारा 1978, जनता पार्टी सरकार थी। अभी हम देखेंगे आपातकाल का समय, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 पे आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा। तो इंदिरा सरकार की मनमानी इतनी हो गई थी, फिर उसका जब सरकार हटी तो जनता पार्टी ने कई सारे प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह के संशोधन किए। अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या कहा जाता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अपनी राय रखने की आजादी है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में शामिल है? आर्टिकल 19(1) में। और 19(1) के भी ए में शामिल है। सूचना का अधिकार, आरटीआई, आप कुछ लोग फाइल करते होंगे आरटीआई कि हमारे यहाँ सड़क बन रही है, इसके लिए कितने खर्चे आए, तो ये सूचना आपको कोई लेनी है, तो सूचना के अधिकार के लिए भी जो है आर्टिकल 19(1) में ही कहा गया है। वाक और अभिव्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट हम देखेंगे कि क्या तर्क दिया कि सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19(1) में शामिल करना पड़ा। ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(b), फिर हम कह रहे हैं आर्टिकल 19 के 1 में 6 क्लॉज हैं, 6 उपखंड है, ठीक है ना। और आर्टिकल 19 के 6 खंड है। आर्टिकल 19 के 6 खंड हैं और 19(1) के 6 उपबंध हैं, ठीक है ना। ये 6 खंड कैसे हैं? 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5। और 19(1) के तहत भी 19(1)(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f), उसके बाद जी। तो जीएफ में जो है एफ चली गई, बस जी बची है। 19(1)(b) में शांतिपूर्ण बिना हथियार करने के सम्मेलन करने की, सब आप पढ़ चुके हैं। संघ संगठन सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, तो आपको ये पता होना चाहिए 19(1)(c) में क्या लिखा है, 1(d) में क्या लिखा है, 1(e) में क्या लिखा है। ए में अभिव्यक्ति, बी में सभा, ठीक है, सी में संघ बनाना है, डी में आबाद जो है कहीं पे घूमते रहिए, दौड़ते रहिए, डी से आप कहीं भी दौड़ते रहिए, ठीक है ना। ई में क्या है? भारत के किसी भी भाग में निवास करने की, कहीं जाके जो है इस्टेब्लिश होने की स्वतंत्रता। इस्टेब्लिश यस से रहेगा, ठीक है ना। इस्टेब्लिश ई से नहीं होता है, परंतु इस्टेब्लिश आप वो थोड़ा हिंदी मीडियम के थोड़ा वो समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं, याद करने के ट्रिक बता रहे हैं। 19(f) में संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ, 19(g)(f) बचा। तो कोई भी वृत्ति, जब जीएफ में जीएफ समाप्त हो जाती है, जीएफ चली जाती है हमारे लाइफ से, तो एफ जैसे ही समाप्त हुआ तब हमें चिंता होती है कैरियर में क्या करेंगे, है ना। और देखिए एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार। तो जीएफ के लिए जो है आपको संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। आपकी संपत्ति खत्म हुई, आपकी जीएफ खत्म हो गई। तो जीएफ खत्म हुई तो आपको टेंशन हुई, तो आप कहेंगे हम लोग को नौकरी चाहिए। तो जी में क्या किया गया? कोई भी पेशा करने की स्वतंत्रता, उपजीविका चलाने की स्वतंत्रता, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। उचित प्रतिबंध भी अब इन सब पे लगाए जाएंगे। हमने जैसा बताया कि 19(1)(a) पर, 19(1)(a) में कितने प्रकार हैं? ए, सॉरी, 19(1) में ए, बी, सी, डी, ई और एफ नहीं है, अब जी, ठीक है। आप ऐसे सामने, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे तो याद करना आसान होता है ना। 19(1) पर, 19(a) पर, क्योंकि एक में ऑलरेडी दे दिया गया, तो अब मजबूरी 2 लिखना पड़ेगा। 19, इसको हम क्या करते हैं, अलग पेन से लिख, आप ये चार्ट ना हो तो बना दीजिएगा, याद करने में आसानी हो। ठीक। अब इसके बाद 19(2) के माध्यम से क्या हो रहा है? 19(2) के माध्यम से 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगाया गया।
19(1)(b) पर 19(3) द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। 19(1)(c) पर 19(4) द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। और देखिए, इसके तहत ये 6 उपखंड है, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही यहाँ पे भी 6 खंड आने चाहिए 19 के भी आर्टिकल। ये खंड किसके? 19(1) के, और ये 19 के खंड है। ठीक है, तो यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा कि डी और ई को, दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों पर संयुक्त रूप से प्रतिबंध 19(5) के माध्यम से लगाया गया है। और फिर जो है जी पर प्रतिबंध 19(6) के माध्यम से लगाया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि डी और ई पर एक साथ 19(5) द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये देखिए आपको 6 हो जाएंगे, और इसके तहत ये 6 हो गए। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। डी से दौड़ना, ई से कहीं बस जाना, इस्टेब्लिश, हिंदी मीडियम वालों के लिए इस्टेब्लिश। ठीक है, इस्टेब्लिश नहीं, यस, यस से उसमें होता है, इस्टेब्लिश होता है। उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सब पे लगाई गई है। जितने भी 19(1) के तहत जितनी स्वतंत्रताएं दी गई थी, इन सब पे 19(2) से लेकर 19(6) के माध्यम से राज्य इन पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय स्वतंत्रता के इस प्रतिबंध का आधार क्या होता है? क्योंकि हमने कहा था उचित प्रतिबंध होना चाहिए जब भी प्रतिबंध लगेगा। अब पहले से जानते हुए कि प्रतिबंध तो लगना आवश्यक है, परंतु वो प्रतिबंध उचित होना चाहिए। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता हो, ऐसा प्रतिबंध हो, या फिर ऐसी स्वतंत्रता किसी के पास हो कि जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की हनन करती हो, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो उचित प्रतिबंध कैसे होने चाहिए? भारत की संप्रभुता और अखंडता संबंधित होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा का मामला आता है तो आप प्रतिबंध लग सकता है स्वतंत्रता पर। सार्वजनिक व्यवस्था का मामला आता है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना है तो प्रतिबंध लगा सकते हैं। और मानहानि आदि से जुड़ा हो तब प्रतिबंध लगा सकते हैं। मानहानि किसकी? कोर्ट की। अब 19(1) में तो हमने देख लिया 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 19(2) के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं? हमारे संविधान में जो प्रतिबंध लगाए गए वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं? तो भारत की संप्रभुता और अखंडता का अगर हनन होता है, उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्रता पर या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्य की सुरक्षा के मामले में हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध, ये दोनों बाद में जोड़े गए हैं। आगे देखा जाएगा कैसे जुड़ेंगे, वाद के माध्यम से यहाँ पर जोड़े गए। रोमेश थापर वाद आएगा आगे चल के, उसके माध्यम से फिर जोड़ा जाएगा। ठीक, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर का कोई मुद्दा है, नागरिक व्यवस्था संबंधित कोई मुद्दा है, तो आपकी जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल आप सोच पा रहे हैं? लोक व्यवस्था, कोई ऐसा कृत्य, एक व्यक्ति है वो ऐसा कृत्य कर रहा है कि समाज की व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। मान लीजिए कि किसी मस्जिद तोड़ने वाला मुद्दा देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो है मस्जिद तोड़ता है तो लोक व्यवस्था खतरा पहुंचा रहा है, पब्लिक ऑर्डर खतरा पहुंचा रहा है। कोई बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा है, पब्लिक ऑर्डर खतरा पहुंचा रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर को अगर जो है, पब्लिक ऑर्डर का अगर प्रश्न है, उसको बनाए रखना है, तो हम उसके अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। शिष्टाचार और सदाचार के मामले में न्यायालय की अवमानना करने में, मानहानि करने में, अपराध के लिए उकसावा करने के लिए, जब कोई अपराध के लिए उकसावा करता है तो उसके भी हम किसी भाषण के माध्यम से, किसी स्लोगन के माध्यम से अगर जनता में आक्रोश पैदा करते हैं तो हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आपको ये ना पता होता, ये आपको ये पॉइंट सारे ना पता होते,
और वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दी गई रही होती। तो आप खुद ही सोचिए कि वाक और आपको पूरी तरीके से बोलने की आजादी दे दी जाए क्या? सोचिए ना, नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए आरोप पे। प्रतिबंध का आधार क्या होना चाहिए आपको? ये सब विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध का तात्पर्य ऐसा है कि ये समझिए कि क्या आप विदेशी राज्य से संबंध बना ही नहीं सकते? शादी ब्याह फिर मत कहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध में तो वो भी आता है, लेकिन वो व्यक्ति से हम बना रहे हैं, राज्य से नहीं बना। समझिए ना, यहाँ राज्य आ गया, कोई दुश्मन देश उससे हम बना लिए संबंध तो अपने देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अनुच्छेद 19(3) के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(b) पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, पहले वो चार्ट आप बनाए अगर होंगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा किस पर किसके माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, अनुच्छेद तो अब जो प्रतिबंध है 19(1)(b) के तहत, वो 19(1)(3) पर कैसे कैसे लगाए जा सकते हैं? बी मतलब बैठना, बैठना मतलब सभा मान लीजिए, ठीक है ना। 19(b), बी मतलब बैठना लिख लीजिए, बैठना मतलब सभा करना। तो याद करने के लिए हम बता रहे हैं आप, ठीक है ना। तो 19(1)(b) पर प्रतिबंध लगाया, मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के सभा और सम्मेलन करने पर प्रतिबंध किस आधार पर लगना चाहिए? तो लोक व्यवस्था के आधार पर लगना चाहिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर हम लगा सकते हैं सभा और सम्मेलन। आप ऐसी सभा कर रहे हैं जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा है, तो आपके ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, असीमित तो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके आपको बोर भी हो रहे होंगे, हमने सब समझा दिया है, तो क्या सर, वही तो हमको तो पता है कि क्या लिखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कितनी बातें बस लिखेंगे, बस 2 पॉइंट लिखे गए हैं, तो ये ऑथेंटिकेट होता है। हमारे मन में कई सारे पॉइंट आ रहे होंगे, परंतु ये 2 तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि हमारे शांतिपूर्ण या फिर बिना हथियार के सम्मेलन करने की या सभा करने की जो स्वतंत्रता है, उस पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? मात्र 2 आधार हमारे संविधान में लिखे गए हैं। बाकी आपके मन में कई सारे, वहां पे आपके सभी ऑप्शन लगेंगे, हाँ इस पे भी लगा देना चाहिए, इस आधार पर, इस आधार पर भी, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इतना आराम से गलत होगा ना कि आपको हवा नहीं लगेगी, क्योंकि आपको तो यही लगेगा ना कि हमने सही करके आया। वहाँ 4 पॉइंट देंगे कि लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता, ठीक है, नैतिकता, और दे दिया मान लीजिए सामान्य जनता हित। तो सामान्य जनता हित के आधार पर भी आप अगर सभा सम्मेलन ऐसा कर रहे हैं जो सामान्य जनता का हित के खिलाफ है, तो आप पे लगा देना चाहिए प्रतिबंध। लेकिन इस पे हमारे 19(1)(b) में तो लिखा नहीं गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो इसलिए जो है हूबहू क्या लिखा गया है वो जानना आवश्यक। अनुच्छेद 19(4), तो आप सोचिएगा कि सामान्य जनता हित क्यों नहीं इसमें ऐड किया गया? ये आपका वर्क है कि आप सोचिएगा, और जितने भी आपके दिमाग में ख्याल आएंगे ना, लगभग लगभग सही होंगे। परेशान मत होइएगा कि हाँ हम गलत सोच रहे हैं। तो अगर आपने अच्छे से अभी तक की क्लासें देखी हैं, अगर आपका मानसिक विकास हमारी क्लास से अब पहले से बायस नहीं किसी चीज़ को लेकर, क्या होता है कभी कभी हम पहले से पढ़े होते हैं आर्टिकल 19 को पूरी तरीके से, हमारे दिमाग में टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो सामने, हमारे दिमाग में वही चलता है जो हम पहले से पढ़े हुए हो। ऐसी स्थिति में हम कैप्चर नहीं कर पाते। क्लास समझने के लिए अगर आपको ज्ञानी बनना है तो सबसे बड़ा तरीका, आप सबसे पहले मूर्ख बनना सीखिए। अगर आप कहीं पे शिक्षा लेने जा रहे हैं तो आप मूर्ख बन के जाइए। अगर आप ज्ञानी बनकर शिक्षा लेने जाएंगे तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। मूर्ख बनकर ज्ञान लेने जाएंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज्ञानी बन के ज्ञान लेने जाएंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानी बन के ज्ञान लेने जाएंगे, डिबेट होगा, बहस होगी, है ना। हो सकता है उससे कुछ नया पर्सपेक्टिव निकल के आए, परंतु आपको थोड़ा बहुत ज्ञान में वृद्धि भी हो सकती है, दूसरे से आप बहस करते हैं तो। ठीक है? तो एक मूर्ख बन के जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें आप वहाँ से ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। बाद में आप एनालाइज करिए अपना कि जो पढ़ाया गया, टीचर ने जो पढ़ाया वो कितना उचित पढ़ाया, कितना सही पढ़ाया। चलिए, अनुच्छेद 19(4) में 19(1)(c) पर प्रतिबंध लगाया गया 19(4) के माध्यम से, ठीक है ना। लोक व्यवस्था, नैतिकता और संप्रभुता के आधार पर ऐसे जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए डी और ई दोनों पे एक साथ प्रतिबंध 5 के माध्यम से लगाया जा रहा है। 19(f) पर प्रतिबंध, सामान्य जनता हित,
व्यावसायिक योग्यता और एकाधिकार, एफ नहीं, यहाँ जीएफ दोनों होना चाहिए था। अनुच्छेद 19 की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या टाइम हो गया? चलिए ये पेज खत्म कर लेते हैं फटाफट। अनुच्छेद 19 की जो हमारे संविधान में आर्टिकल 19 दिया गया है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 एक ए हो 19 एक होता तो ये पूर्ण था, परंतु आर्टिकल 19(2), 19(3), 19(4), 5 ये सब क्या है, इसको पूर्ण या एब्सोल्यूट नहीं, सापेक्ष कर दे रहे हैं, निरपेक्ष नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। प्रतिबंध युक्त युक्त होने चाहिए, बिल्कुल रीजनेबल होने चाहिए, न्यायोचित होने चाहिए। न्यायालय यह तय करता है कि प्रतिबंध उचित है या नहीं। तो ये उचित प्रतिबंध है कि नहीं, जो हमने भी चर्चा ये सब कर चुके हैं। लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन, हमारे आर्टिकल 19 की मुख्य विशेषता यह है कि ये लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या होता है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। हाँ, ये हमने बार बार चर्चा कर चुके हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से अधिकार हैं। 15, 16 आरक्षण की बात करते तो वो तो ऑब्वियस सी बात सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होनी चाहिए। 15, 16, 19, इसके बाद हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद जो हम पढ़ेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार, 29 और 30। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का, विदेशी लोग भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो उनके हित के लिए भी हम बातें करने लगे, ऐसा नहीं। ठीक है, कारण आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं, अगर इतनी स्वतंत्रता विदेशियों को भी दे दी जाए जितनी आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता दी गई है, तो फिर पता है, अब कोई आतंकवादी आके, विदेशी है वो आके इसी तरह की भाषण देता रहे। आर्टिकल 19 केवल नागरिकों को प्राप्त है। 6 स्वतंत्रताएं पहले 7 थी, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। आर्टिकल 19(1) के माध्यम से 6 स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं। पहले 7 थी, जीएफ थी, अब जीएफ बेवफा निकल गई, वो जीएफ चली गई, तब हम जो है फिर से रोजगार पेशा ढूंढने लगे जी के माध्यम से। ठीक है, और जीएफ गई, संपत्ति संपत्ति सब लेके गई, एल्यूमिनियम अब लेके गई, मान चलिए जीएफ पत्नी हो गई। तो प्रेस स्वतंत्रता 19(1)(a), हमने एक चीज बताया ना, बुआ और बेटी वाला, कहाँ गया, कहीं तो लिखे थे, वहां आप जो है जो चार्ट बनाए थे 19(1), 2 वाला ना, उसमें आप बुआ बेटी लिख लीजिएगा, याद करने में आसानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, राष्ट्रीय, हाँ देखिए एक ये और है, जब राष्ट्रीय आपातकाल हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा अनुच्छेद 368 में हुबहू आपातकाल के बारे में क्या क्या प्रावधान किए, कैसे लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है। पर तो वहां तक अभी आप मत जाइए, बस आप यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त होता है, परंतु इस पे भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक? बाद में इसमें एडिटिंग की गई, वो हम बताएंगे अगली क्लास में आपको। ठीक है, तो अभी आप लिखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में इसका एक पॉइंट और हम आपको बताएंगे, वहां पर छोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, नोट करके उसके नीचे एक और लिख लीजिएगा पॉइंट। चलिए अगली क्लास में मिला जाएगा 19 से संबंधित प्रमुख संशोधन। ठीक है, और इसके बाद संशोधन की कहानी देख ली जाएगी, छोटी सी, बड़ी नहीं है। जितने भी जो केस हैं, केस को देख लिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वाद आए हुए हैं। फिर हम देखेंगे सूचना का अधिकार, निजता का अधिकार, शॉर्ट में, क्योंकि सूचना और निजता का अधिकार एक तरीके से जीवन के अधिकार से भी जुड़े हुए हैं, तो आर्टिकल 21 में फिर से रिपीट होते हैं। फिल्मों पर सेंसरशिप, कहना कि फिल्मों पर सेंसरशिप भी स्वतंत्रता स्वतंत्रता है कि हम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको है, हम फिल्मों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं, परंतु उस पर भी सेंसरशिप लगाई गई। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, आप खुद सोचिएगा कि अभिव्यक्ति के चक्कर में हम, ऐसा नहीं कि किसी का एमएस रिलीज कर दे, तो उस पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए, या कोई अश्लील सामग्री दिखाएं। ठीक, मौन रहने का अधिकार आपके पास रहेगा। विज्ञापन और व्यावसायिक भाषण की स्वतंत्रता, हेट स्पीच बनाम व्यक्ति। अमीश देवगन, अमीश देवगन क्या है, आप अमीश देवगन को लगता कुछ लोग देखते हो, एनडीटीवी शायद पहले थे, नहीं एनडीटी, हाँ शायद एनडीटीवी थे, याद नहीं आ रहा है, इस पे थे, पत्रकार हैं, न्यूज एंकर है। ठीक है ना, अनुच्छेद 19 पर सरकार के हालिया प्रहार। ठीक है, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहेगा, इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 की क्या स्थिति हुई थी। जरा जरा एकदम पूरा आखिरी सांसें गिन रहा था आर्टिकल 19। ठीक है, जैसे अभी दिल्ली के लोगों की हाल है ना, पॉल्यूशन में जी रहे हैं, वैसे आर्टिकल 19 के समय हाल, दम घुट रहा था आर्टिकल 19 का।
हालांकि दम घुटते घुटते उसको ऑक्सीजन सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर लगा दिया। बीच में हटा भी लिया था, फिर लगाया, फिर दोबारा ऑक्सीजन, दोबारा सांस, फिर उसको ऑक्सीजन मिला, तब जाके जीवित रह पाया। सरकार इसको तहस नहस कर दी थी। फिर आर्टिकल 20 आएगा। चलिए ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।